हाँ तो बच्चों, फंक्शन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देख रहे थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मैंने आप लोगों को कैटेगराइजेशन करा दिया था फंक्शन का, जिसमें आपने देखा था फंक्शन को हमने कैटेगराइज किया था दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन कैटेगरी बिलोंग्स टू द अलजेब्रिक फंक्शन एंड द सेकंड वन कैटेगरी बिलोंग्स टू द ट्रांजिटिव फंक्शन। अगर डेफिनेशन वाइज आप समझने की कोशिश करो तो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांजिटिव फंक्शन में एक ही डेफिनेशन का डिफरेंस है, अ फंक्शन विच इज़ नॉट अलजेब्रिक, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिटिव फंक्शन या ट्रांजिशन फंक्शन। अच्छा, इसमें अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जर्नल पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन शुरू होता है जिसमें हमने जर्नल पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल में बस इस बात को समझो कि डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू द रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू दी पावर ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बेसिस पे क्या करेगा, रेंज वेरी करता रहेगा। जैसे कि पैराबोलिक कर्व है तो उसकी एक सर्टेन रेंज निकल कर आएगी कि एक सर्टेन रेंज है। जैसे आप मान के चलो कि कोई पैराबोला है जिसकी एक सर्टेन रेंज कैसे आएगी, इस तरीके से, जिसका एक मिनिमा होगा और मैक्सिमा ऊपर की तरफ इस तरीके से एक्सपेंड करता चला जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें मैंने तीन कैटेगरीज, तीन जर्नल फंक्शन लेके आपको समझाए थे, जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब और एक्स बराबर 1 आइडेंटिकल फंक्शन, इन तीनों को हमने डिस्कस किया था, डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें तीन पॉइंट्स आपको मेजरली ध्यान रखने हैं। द फर्स्ट वन पॉइंट रिलेटेड टू डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि ग्राफ का एक्स एक्सिस पे कितना फैलाव है, क्योंकि वही तो एक सर्टेन इनपुट क्रिएट करेगा बेटा फंक्शन के लिए, और वाई एक्सिस पे जो ग्राफ का जितना फैलाव होता है वो सर्टेन आउटपुट यानी कि एक्चुअल आउटपुट क्रिएट करता है, तो वो रेंज कहलाएगा। रेंज और डोमेन, और थर्ड वन थिंग कि हम ग्राफ प्लॉट देखेंगे, ग्राफ का जर्नल प्लॉटेशन किस तरीके से होता है। तो उसके बाद अगर कैटेगराइज वाइज आप आओगे तो अलजेब्रिक फंक्शन में मैंने पॉलिनोमियल के बाद में आपको कैटेगराइजेशन लिखा है रैशनल फंक्शन के बारे में। तो बेटा उसी से शुरुआत कर लेते हैं अपनी बातचीत की। तो यहाँ से मैं इस बात को शुरू कर रहा हूँ, रैशनल फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखना एक सेकेंड, रैशनल फंक्शन। अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल में बस केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स आपस में डिवीज़न होते हैं, जैसे कि मान लो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्यूबिक, मतलब इस तरीके से अगर फंक्शंस लिखा हुआ है कोई फंक्शन, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक फंक्शन लिखा है f(x), और फंक्शन कुछ इस तरीके से है मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है, तो तुम सोचो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर लिखा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल नीचे लिखा हुआ है। अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, रैशनल फंक्शन की कैटेगरी में। बस रैशनल फंक्शन समझ लो अभी। इसी तरीके से मान लो एक फंक्शन इस तरीके से लिखा, y बराबर एफ एक्स, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो बेटा ये भी रैशनल की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में जो लिखा है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक। तो मतलब अगर जर्नल इसका अपीयरेंस की बात की जाए तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू होता है पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। ये इसका जर्नल अपीयरेंस होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, दैट रिप्रेजेंट्स द रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन के कुछ ग्राफ जो होते हैं, जैसे कुछ जर्नल पॉइंट्स के ग्राफ तो आप बना सकते हो, लेकिन मेजर तौर पर इनके जो ग्राफ बनते हैं वो तभी बना पाओगे जब आपको मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट और इन सब चीज़ों के बारे में, शार्प पॉइंट वगैरह के बारे में प्रॉपर पता होगा। तो ग्राफिकल इनके बारे में हम नहीं जाते हैं, केवल इस बात को समझ लो कि रैशनल फंक्शन की, अगर रैशनल फंक्शन आपको दिया हुआ है तो प्रोसीजर होता है उसकी डोमेन निकालने का एक, और उस फंक्शन की रेंज निकालने का भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्राफ पर नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि
ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ग्राफ आप तभी बना पाओगे जब आप मैक्सिमम मिनिमम वाला एओडी वाला जो चैप्टर है ना, वो जब आप पढ़ लोगे तभी आप ग्राफ बना सकते हो। हाँ, कुछ सिंपल ग्राफ आप बना सकते हो, जैसे मान लो कोई पॉलिनॉमियल रैशनल फंक्शन इस तरीके से डिज़ाइन है कि सिंपल कोई रैशनल फंक्शन है, मैं ऐसा आपको बनाकर दिखा दूँ। जैसे मान लो लिखा है x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आपने कोई फंक्शन डिवाइड कर दिया x - 2, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स आएंगे। तो कॉमन फैक्टर्स वगैरह काटने के बाद में कि x = 2 आप नहीं लोगे, काट दिया और आपने एक लाइन तैयार कर दी, तो उससे ग्राफ बन जाए और आप कहोगे रैशनल फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया। लेकिन आप मेजर तौर पर इन बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनते हैं इनके, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से भी पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। बस डोमेन समझ लो। डोमेन, इसको फंक्शन की आउटपुट में रियल वैल्यू हमेशा आएगी, केवल एक कंडीशन आपको चेक करनी है कि QX 0 ना हो जाए। केवल क्या जिम्मेदारी है आपकी कि x की वो वैल्यू आप इसकी डोमेन से हटा दो जिसके लिए QX 0 हो रहा है, यानी कि QX के जो भी ज़ीरोज़ हैं या QX जो, अगर कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन मान लो, तो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं, सॉल्यूशन जो हैं, उसको आपको हटाना है केवल x में से, बाकी ऑल द रियल नंबर वैल्यू हो जाती है इसकी। तो अगर आप डोमेन की मेरे से बात करो रैशनल फंक्शन के लिए, तो रैशनल फंक्शन की ऑल द रियल डोमेन होती है, केवल वो एलिमेंट्स आपको हटाने हैं जिसके लिए QX क्या हो रहा है बेटा, ये ऑल द रियल नंबर में से वो नंबर्स, वो x की वैल्यू माइनस कर दो जिसके लिए ये QX क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, बस ये डोमेन होती है। रेंज निकालने का भी एक प्रोसीजर होता है बेटा, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा रेंज निकालना कैसे सिखाया जाएगा, रेंज निकालने के कुछ तरीके होते हैं, तो उस टाइम पर मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका क्या प्रोसीजर है। अभी बस आप इतना समझो कि रैशनल फंक्शन होता है पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनॉमियल कर दिया जाए तो वो रैशनल फंक्शन की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, खैर अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं रैशनल फंक्शन के बारे में। देखो, इरेशनल फंक्शन थोड़ा इससे अलग होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो एक फ्रैक्शनल पावर होती है। ठीक है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू एक्सेप्ट ही हो इनपुट में। जैसे मान लो इरेशनल फंक्शन की अगर बात की जाए, इरेशनल फंक्शन, तो इरेशनल फंक्शन में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो p/q की फॉर्म में होती है। ठीक है, जहाँ पर p/q एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि जैसे आपके पास में फंक्शन लिखा हुआ है y = x⁻⁴ n। ठीक है, और जहाँ n बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, n किन को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, तो 1/n के करस्पॉन्डिंग। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन निकल कर आता है वो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसकी कंडीशन के लिए। तो जैसे मान लो आप स्क्वायर रूट फंक्शन को इरेशनल फंक्शन ही क्या बोला जाता है, तो y = क्या आता है, x², ये फंक्शन निकल कर आएगा। y = x⁻⁴ ये फंक्शन होता है। ग्राफ के लिए अगर बात की जाए, देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जनरल केसेस के लिए समझ लेना कि अगर आप इस कर्व को थोड़ा समझने की कोशिश, ध्यान से सुनना मेरी बात को, y = स्क्वायर रूट लिखा हुआ है x, तो x में पावर 1/2, x⁻⁴ है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डोमेन इस फंक्शन की हमेशा, इसकी डोमेन होती है बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन क्या होती है इस फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। 0 एक्सेप्ट कर लेगा, 0 से बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और y जो देता है रेंज में फंक्शन, रेंज भी इसकी होती है बेटा
0 से इन्फिनिटी, मतलब रेंज भी पॉजिटिव होती है, डोमेन भी पॉजिटिव होती है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। तो मैं जनरल केसेस के लिए समझा देता हूँ केवल आपको, कि मान लो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे नहीं लिख सकते y² बराबर x, लेकिन y² बराबर x का जो ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इसका बनता कैसे था, ऐसे ही तो बनता था, y² बराबर 4ax, याद करो पैराबोला। अब आपको क्या करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, डोमेन और रेंज इसकी पॉजिटिव है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ है उसको रिमूव कर दो बस। अभी बेटा ये सब चीज़ों के पीछे और भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा। अभी केवल आप इतना समझते रहो कि ये आपका ग्राफ नीचे से रिमूव हो जाएगा और फाइनली ये जो ग्राफ बना आपका, ठीक है, ये जो ग्राफ बना और वो रिप्रेजेंट करेगा y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x को, जिसमें आप डोमेन देख सकते हो फंक्शन की, डोमेन है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डोमेन है, और आउटपुट भी इसका कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है केवल। तो डोमेन 0 से इन्फिनिटी और रेंज भी 0 से इन्फिनिटी, और ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से बन गया, और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है ये। पहले यहाँ तक देख लो एक बार, फिर इसके आगे की कहानी बताता हूँ। अब उसके बाद बेटा यहाँ समझो, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, अगर आपके पास में लिखा है y बराबर x की पावर 1/3, ठीक है, y बराबर x की पावर 1/3, तो थोड़ा सा इस बात को आप समझ सकते हो, जैसे मेरी बात को समझना कि y बराबर x की पावर 1/3 को पावर्स के करस्पॉन्डिंग जब इस तरफ करोगे आप, तो पावर्स के करस्पॉन्डिंग जब इस तरफ करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि y की पावर क्यूब बराबर x आ रहा है। और आपने एक फंक्शन पॉलिनॉमियल में मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि y की पावर क्यूब बराबर x है, और मैंने क्या पढ़ाया था, y बराबर x की पावर क्यूब। तो y बराबर x की पावर क्यूब का ग्राफ कैसा बना था, ऐसा ही तो बना था y बराबर x की पावर क्यूब का ग्राफ। तो तुम सोचो, यहाँ पर x पर पावर क्यूब थी, यहाँ पर y पर पावर क्यूब है, यहाँ y पर पावर 1 थी, यहाँ पर x पर पावर 1 है, तो ग्राफ केवल यही रहेगा, केवल ओरिजिनल शेप कैसा हो जाएगा कि इस तरीके से जब आप इंक्रीज करे थे y के करस्पॉन्डिंग, तो आपको x के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज करना है। अब तो x एक्सिस और y एक्सिस में एक तरीके से आप कह सकते हो ये ग्राफ पूरा घूम जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस में आपस में स्वैपिंग होगी, तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, फाइनली ये बना। तो आप ये सोचो, इसकी डोमेन की अगर बात की जाए इस फंक्शन की, तो डोमेन तो इसका हो जाएगा बिलोंग्स टू -∞ से +∞, यानी हर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये -∞ से +∞ हर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और अगर इस फंक्शन की रेंज की बात करो आप, तो द फंक्शन दैट है प्रोसेस द रेंज, वो भी बेटा -∞ से +∞ होगा। तुम सोचो, इस बात को समझ सकते हो आप, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओ, y भी इंक्रीज होता चला जाएगा, इसी तरीके से x को डिक्रीज करते चले जाओ, y भी डिक्रीज होता ही चला जाएगा। तो -∞ से ही +∞ इसका। देखो, अगर ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रहती है ना, जैसे मान लो ये चीज़ें अगर डायरेक्टली याद बनी रहती हैं, ग्राफ वगैरह, तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ग्राफ एनालिसिस पे ही डिपेंड करते हैं। तो आपको हर फंक्शन का स्पेसिफिक ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब आपको ढंग से पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से कर्व ये जाएगा, इस तरीके से होता है ये सब चीज़ें, ठीक है।
तो एनालिसिस अपने हिसाब से देख लेना सही तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो बेटा ये हो गया y x की पावर 1/2 x की पावर 1/3। तो इनको बोल क्या सकते हो, जैसे जर्नल अगर जर्नलाइज किया जाए तो इस बात को कैसे जर्नलाइज करोगे, y बराबर x की पावर 1/E1, जर्नलाइज करने वाली बात है। और इसको लिख सकते हो y बराबर x की पावर 1/odd। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1/4 के लिए अगर आप बनाओ x की पावर 1/4 के लिए, तो बेटा थोड़ा बहुत चेंज आएगा, फंक्शन की ओरिजिनल शेप ऐसी ही रहेगी। जैसा तुम सोचो, मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर में आपको क्या बताया था कि मैंने कि पैराबोलिक कर्व की ओरिजिनल शेप जो है ये तो सेम ही रहेगी, बस पावर अगर आप चेंज करोगे इवन के लिए तो थोड़ा बहुत श्रिंक या एक्सपेंड करेगा ग्राफ, लेकिन फंडामेंटल शेप चेंज नहीं होने वाली। ऐसे ही x की पावर क्यूब के लिए होता है ये काम। ये आपको दोनों ग्राफ बनवाए थे जब मैं आपको पॉलिनॉमियल के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो एक बात देख लो, ये डोमेन रेंज इसकी होती है, ये डोमेन रेंज इसकी होती है, और ये होता है x की पावर 1/1, और इन सभी फंक्शंस को बोला जाता है इरेशनल फंक्शन। मतलब 3 कैटेगरीज आपकी कवर अप हो गई एल्जेब्रा में, एल्जेब्रिक फंक्शन में। द फर्स्ट वन पॉलिनॉमियल, द सेकंड वन रैशनल, एंड द थर्ड वन इज इरेशनल। एक बार देख लो इसे, बताओ। अब इसके बाद में बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, जिसको कहते हैं पीसवाइज फंक्शन। तो बात शुरू करते हैं पीसवाइज फंक्शन से, ठीक है ना। 3 ही चीज़ें बस हमको लेके चलनी है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और डोमेन एंड रेंज अभी क्लासिफिकेशन के दौरान। फिर उसके आगे हम जब क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो और चीज़ें करेंगे। तो अब हमारा जो आर्टिकल शुरू होने वाला है इसका नाम है बेटा पीसवाइज फंक्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पीसवाइज फंक्शन की पीसवाइजेशन का नाम क्यों रखा गया? पीसवाइज फंक्शन मतलब ये होता है कि फंक्शन जो कि टुकड़ों में बनते हैं, यानी कि सर्टेन डोमेन जो होगी उसके लिए तो ये अलग तरीके से काम करेगा, और आगे की सर्टेन डोमेन के लिए अलग तरीके से। मतलब फंक्शन जो अपना नेचर चेंज करे डोमेन के दौरान, तो उस फंक्शन को पीसवाइज बोला जाता है, मतलब टुकड़ों में बनने वाला जो फंक्शन है। तो इसमें पीसवाइज कोई भी फंक्शन हो, जैसे 5 फंक्शंस हैं जो पीसवाइज हैं। द फर्स्ट वन इज मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन। अगर आपसे कोई कभी भी पूछता है, सुन लेना इस बात को ध्यान से स्टेटमेंट को, कभी भी कोई आपसे पूछता है कि पीसवाइज फंक्शन की व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ अ पीसवाइज फंक्शन, तो आंख मीच के सीधे सीधा आंसर दो कि फॉर अ पीसवाइज फंक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज द डोमेन ऑफ अ पीसवाइज फंक्शन ऑलवेज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यानी कि हर वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं ये फंक्शन, डोमेन इनकी हमेशा हमेशा ऑल द रियल नंबर होती है। जैसे पॉलिनॉमियल के केस में आपको मैंने बताया ना, ऑल द पॉलिनॉमियल्स हैविंग अ डोमेन -∞ to +∞, सेम गोज फॉर द पीसवाइज फंक्शन। 5 फंक्शंस हैं आपके, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन।
पाँचों की डोमेन होती है बेटा ऑल द रियल नंबर, ठीक है। लेकिन रेंज वेरी करती है, रेंज अलग अलग होती है ना, तो वो रेंज हम ग्राफ से समझेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन के एनालिसिस करते हैं जो 11th में भी मैंने आप लोगों को बता रखा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन हमारे इस फंक्शन में या फिर पूरी कैलकुलस में बहुत जगह पर यूज़ होता रहता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन किस तरीके से होता है वो समझ लो सबसे पहले। तो फंक्शन इस तरीके से होता है बेटा कि y इक्वल्स टू जो भी इनपुट आप रख रहे हो उस पर इस तरीके से आपको लगाना होता है। तो ठीक है, मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस जनरेट कैसे होता है? जनरेट ऐसा होता है कि जो भी आपने इनपुट दिया उसका स्क्वायर कर दिया जाए और स्क्वायर रूट ले ले तो मॉडुलस एक्स आता है। मतलब एक्स का स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर रूट अगर आप ले लेते हो, ठीक है, एक्स का जो इनपुट है उसका स्क्वायर करने के बाद अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाता है तो ये चीज़ होती है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है इसकी डोमेन। पहली कैटेगरी है कि अगर आप मॉडुलस में एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी रख रहे हो, ठीक है। मॉडुलस का काम होता है आउटपुट को पॉजिटिव बनाना। तो तुम सोचो अगर पॉजिटिव वैल्यू ही आप इसमें रख रहे हो, एक्स की वैल्यू 3, 5, 9, 7, कोई भी पॉजिटिव 1000, 10⁻³ ई, कोई भी वैल्यू आप रखते हो अगर इसके अंदर, तो होगा क्या? अगर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मॉडुलस क्या करता है? केवल नेगेटिव साइन को रिमूव करता है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इनपुट, ठीक है। तो केवल एल्जेब्रिक साइन रिमूव करना है, लेकिन ऑलरेडी अगर एक्स पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा रीज़न है तो ये आइडेंटिकल फंक्शन की तरह काम करने लगता है। मतलब मॉडुलस हट जाता है और y डायरेक्टली किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन के लिए मॉडुलस हट जाता है डायरेक्टली, ये किस तरीके से काम करने लगता है? आइडेंटिकल फंक्शन। लेकिन अगर आप नेगेटिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, आप नेगेटिव रीजन में अगर ऑपरेट करते हो यानी कि y एक्सिस से पीछे अगर आप आते हो तो y एक्सिस से पीछे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। y एक्सिस से पीछे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो मॉडुलस अपना काम करता है। जैसे ही आप y नेगेटिव वैल्यू इसमें रखने की कोशिश करते हो मॉडुलस के अंदर, तो मॉडुलस हटता तो है लेकिन एक नेगेटिव छोड़ने के बाद। तो तुम सोचो एक नेगेटिव तो मॉडुलस छोड़कर चला जाएगा और आपसे कहेगा कि अब इसमें नेगेटिव रख दो। तो होगा क्या? जैसे मान लो ये -x की तरह काम करेगा, तो तुम सोचो ये -x की तरह काम कर रहा है, किस रीज़न में काम कर रहा है बेटा? नेगेटिव रीज़न में। तो होगा क्या? y कैसे पॉजिटिव होगा? तुम सोचो अगर आप अब इसमें -3 रखो, क्योंकि ये वाला जो y बराबर -x की तरह काम कब करेगा? नेगेटिव रीजन में। तो नेगेटिव रीजन में कोई भी वैल्यू रखो, -1, -2, -3, -5, -10, -11, जो भी वैल्यू रखोगे, ऑलरेडी एक फंक्शन ने माइनस छोड़ा हुआ है और आप भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y पॉजिटिव मिलेगा और इसका यही मकसद था कि आउटपुट पॉजिटिव आए मॉडुलस फंक्शन में। इनपुट तो मॉडुलस का कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, सबकी डोमेन तो होती है -∞ से +∞। बस केवल एक बात समझने की कोशिश करो कि नेगेटिव रीजन में फंक्शन -x की तरह काम करता है, तो ये फंक्शन y बराबर -x के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये आइडेंटिकल फंक्शन होता है जब x बराबर >= 0 होता है, <0 के लिए -x की तरह काम करने लगता है। तो ग्राफ अगर की बात की जाए, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अगर आप बनाते हो तो इसका ग्राफ एक तो बनेगा इस तरीके से, ठीक है, जो कि होगा y बराबर x और यहाँ से देखो ये बनेगा इस तरीके से और ये लाइन होगी y बराबर -x, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर चौक से आपको समझा दूँ ये बात कि ये जो रीज़न है बेटा, ठीक है, ये x का >0 से बड़ा ये रीज़न है और अगर इस रीज़न की बात की जाए तो ये x का <0। तो <0 के लिए y बराबर -x की तरह काम करेगा, >0 के लिए y बराबर x की तरह काम करेगा। बाकी आपको पता ही है, लाइन वगैरह में ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एवर एक्सपेंडिंग होती है, ऊपर भी जाती चली जाएगी, ठीक है। तो डोमेन तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका अगर एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन की बात करें तो फंक्शन की जो डोमेन है
डोमेन तो इसका है बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, लेकिन अगर रेंज की बात करते हो आप तो तुम देख सकते हो कि हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही है ग्राफ, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा। और किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 0 पर। तो मतलब मिनिमम इसकी जो वैल्यू आ सकती है 0, और 0 से हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो रीजन कवर हो रहा है वो यही तो रीजन है इसका, जो वाई एक्सिस पे कवर अप किया है इसने। तो वाई एक्सिस पर जो कवर अप रीजन है दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन, और जो कि हो जाएगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी। तो बेटा डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीसवाइज फंक्शन कोई भी हो, डोमेन तो ऑल द रियल नंबर होगी, रेंज इसकी होती है हमेशा पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको पैराबोलिक कर्व से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे पैराबोला जो आपने पढ़ा था ना, जैसे कि देखो पैराबोला कैसे पढ़ा था, ऐसे ही तो पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही तो पढ़ा था। इसकी भी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती थी, रेंज क्या होती थी 0 से इन्फिनिटी। बस इसमें और इसमें क्या अंतर है कि माइनस को तो ये भी रिमूव कर देता है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर देता है। तुम सोचो मॉडुलस में अगर तुम -2 रखते हो तो ये +2 देगा आपको, लेकिन यहाँ -2 रखोगे तो ये +4 देगा। तो माइनस तो ये भी रिमूव करता है लेकिन मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। -3 पर 9 देता है। मॉडुलस को -3 दोगे तो केवल क्या देगा आपको, केवल क्या वैल्यू देगा, 3 देगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें एक बार देख लो, फिर इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड बातें बता देता हूँ इसमें मैं। मॉडुलस फंक्शन बेटा इनपुट में सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, आउटपुट में पॉजिटिव देता है। तो सिंपल सी बात समझो कि -3 मॉडुलस की वैल्यू और 3 मॉडुलस की वैल्यू 3 के बराबर होती है। ठीक है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की होती है x² का स्क्वायर रूट जो आता है वो आता है मॉडुलस x, और इसी को लिखा जा सकता है x² बराबर मॉडुलस x²। देख लेना सब चीज़ें ये, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड चीज़ें हैं सारी। इनइक्वालिटी में मॉडुलस इनइक्वालिटी जब कराऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से बता दूंगा। जनरल इक्वेशन के लिए एक आध चीज़ें और समझ लो बेटा यहीं पर ही, कि जैसे ही मान लो मॉडुलस फंक्शन के बारे में ही बता दूं आपको कि मॉडुलस फंक्शन में इस बात को समझने की कोशिश करो कि मान लो मॉडुलस x की जगह लिखा हुआ है 5 लिखा है, तो आउटपुट 5 है बेटा इसका। तो ग्राफ से अगर समझो, ठीक है, और एक लाइन खींचो मॉडुलस x बराबर 5, तो तुम्हें 2 पॉइंट्स नज़र आएंगे, एक तो -5, एक +5। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हो तो यहाँ से क्या समझ में आ रही है, यहाँ से डायरेक्टली ग्राफ से सॉल्व हो रही है वैल्यू, x की वैल्यू होगी +-5। और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं समझ में आ रहा तो ये प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने पर होगा क्या, इसका फ़ोटो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। और तुम सोचो मॉडुलस x के, ध्यान से समझना, मॉडुलस x के स्क्वायर की जगह x² लिख सकते हैं, लिखो x²। तो x² -5² बराबर 0। और फाइनली ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे, x + 5 और x - 5 बराबर 0। और 2 लीनियर फैक्टर अगर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, या तो फर्स्ट वन फैक्टर 0 रहा होगा या फिर सेकंड वन। तो यहाँ से क्या समझ में आ गई, x की वैल्यू दोबारा से क्या समझ में आ रहा है, +-5। ठीक है, देख लो एक सिंपल सा ये मतलब क्वेश्चन मान लो या प्रॉपर्टी के बेस्ड चीज़ें मान लो,
तो दोनों तरीके से कर सकते हो। ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये मॉडुलस इक्वेशन है। दिस इज नॉट एन इनइक्वालिटी, दिस इज द मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्यूशन बेस्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं, देखना मॉडुलस फंक्शन पर जो प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाती हैं। इनइक्वालिटी नहीं, इक्वेशंस की बात कर रहे हैं अभी। इनइक्वालिटी में तो 4 केसेस बता दूंगा मैं, उसके बेसिस पर सब चीज़ें होंगी। देखो ध्यान से, जैसे मान लो तुम्हारे पास में लिखा है x² माइनस 5 मॉडुलस x प्लस 6 बराबर 0। आपसे कहा गया ये सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। बेटा इक्वेशन है, ध्यान से समझ लेना, कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इक्वेशन है, तो जब आप इसको हैंडल करोगे तो आपको पता है, ध्यान से समझो कि आपको ये बात क्लियर है कि x² का जो स्क्वायर रूट होता है वो मॉडुलस x की तरह काम करता है। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हो तो यू विल गेट द x² और मॉडुलस x²। ऑल ऑफ यू गाइस, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? तो x² इक्वल्स टू मॉडुलस x² हो गया। तो फाइनली आप सोचो, जहाँ भी x² लिखा है वी कैन रिप्लेस द वैल्यू मॉडुलस x²। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मॉडुलस x² माइनस 5 मॉडुलस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मॉडुलस x को या तो t मान लो, या फिर अगर आपकी खोपड़ी चल पा रही है तो सीधे सीधे भी कर सकते हो। तो आपको पता है मॉडुलस x² माइनस 5 मॉडुलस x और 6, तो इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर्स निकल कर आएंगे। तो मॉडुलस x² माइनस 3 मॉडुलस x माइनस 2 मॉडुलस x प्लस 6 बराबर 0। बिगिनिंग के दोनों जो टर्म्स है उसमें से मॉडुलस x कॉमन लो, तो मॉडुलस x कॉमन लोगे तो मॉडुलस x माइनस 3 हो गया, और माइनस 2 कॉमन ले लो तो मॉडुलस x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया मॉडुलस x माइनस 2 और मॉडुलस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू समझ में आ रही है तुम्हें? जो 2 लीनियर फैक्टर्स आए तो मॉडुलस x बराबर 2 और मॉडुलस x बराबर 3। और ये चीज़ कहाँ पर जाकर रुक गई? यहाँ पर ये लिखा है मॉडुलस x बराबर 5। तो x बराबर क्या निकल कर आया था? प्लस माइनस 5। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x की क्या वैल्यू निकल कर आएगी? x बराबर प्लस माइनस 2, और यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? x बराबर प्लस माइनस 3। चेक करो ये और बताओ मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? इनइक्वालिटीज़ भी होती है मॉडुलस के केसेस के लिए, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, वी आर ओनली कंसिडरिंग द मॉडुलस इक्वेशंस। ठीक है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन ऑलवेज बिलोंग्स टू द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ईच एंड एवरी वैल्यू कुड बी अ इनपुट फॉर अ गिवन मॉडुलस फंक्शन, एंड अ आउटपुट ऑफ अ गिवन मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज बी एन ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ द फंक्शंस लाइज अबव द एक्स एक्सिस ऑलवेज। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए विक्ट्री की शेप का एक ग्राफ बनता है जिसमें इस तरीके से कर्व आएगा और एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहता है। तो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट नोन टू वी एन रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो उसके बाद में ये मैंने क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्व करके दिखाती है। तो पीसवाइज फंक्शन में आज हमने केवल बिगिनिंग का फर्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम बाकी के पीसवाइज फंक्शन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जैसे कि किसी को ये लग रहा हो कि प्रॉपर्टी बेस्ड में सर इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं जो आपने नहीं बताई। बेटा ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको जर्नल फंक्शन से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जहाँ जहाँ सारी ही प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, तो वो मैं क्वेश्चंस के दौरान आपको समझाता और बताता चला जाऊंगा। क्योंकि आप स्पेसिफिकली ये मान के चलो कि आप केवल लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो जब जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी लग रही हो या नहीं लग रही हो, तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस और प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग लेकर चलेंगे। अभी केवल आप लोग 3 चीज़ें अपने दिमाग में बिठाते चले जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के दौरान। द फर्स्ट वन थिंग व्हाट बीन एन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। ये 3 चीज़ें आपको
लेके चलना है शुरुआत में। उसके बाद में जब मैं डोमेन के क्वेश्चंस कराऊंगा या रेंज के जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पर जो भी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटी इक्वेशंस जो भी फंसेंगी उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड हम सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ों की आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि डोमेन और ग्राफ क्या होता है फंक्शन का, तभी हम फिर आगे की चीज़ें कर सकते हैं अच्छे से। तो आज के इस लेक्चर को यहीं रखते हैं मेरे भाई, बाकी की जो भी बातचीत है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, ये सब पीस वाइज फंक्शन हम सारे ही कवर अप नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो, बाय।